स्वागत है फ्रेंड्स आप सभी का विजय सिंह स्टडी ग्रुप चैनल में। मैं विजय सिंह और फ्रेंड्स हम डिस्कस कर रहे थे जो हमारी भारत की राज्य व्यवस्था है इंडियन पॉलिटी उसकी क्लासेज। और हमने पिछला ही लेसन कंप्लीट किया जो कि हमारा था मुख्यमंत्री के बारे में। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज हम डिस्कस करने वाले हैं राज्य की मंत्रिपरिषद के बारे में। यानी जो केंद्रीय मंत्रिपरिषद है वो मैंने कंप्लीट करवा दी थी बहुत पहले, और आज हम चर्चा करने जा रहे हैं राज्य की मंत्रिपरिषद के बारे में। ठीक है, तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास के नोटिफिकेशन बेल के ऑल के बटन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि मेरी सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। ठीक है मित्रों, तो देखो क्या करा है कि पहले हम चर्चा करते हैं। देखो राज्य की मंत्रिपरिषद, जो राज्य में जो मंत्री होते हैं उसको हम राज्य की मंत्रिपरिषद कहते हैं। देखो क्या प्रावधान किया गया है संविधान में, तो कह रहा है अनुच्छेद 163 कुछ हमें बताता है। क्या बता रहा है? राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होगी। पिछले ही लेसन में यानी मुख्यमंत्री के चैप्टर में मैंने आपको इन अनुच्छेदों के बारे में बताया था, तो वही बात यहाँ पे फिर से आ रही है कि अनुच्छेद 163 में ये कहता है कि राज्यपाल को सलाह देने के लिए, ठीक है, और सहायता उसको करने के लिए एक मंत्रिपरिषद होती है जिसका प्रमुख कौन होता है? उसका प्रमुख होता है मुख्यमंत्री। ठीक है, अब देखो क्या कर रहा है, जिन बातों में इस संविधान द्वारा उसके अधीन राज्यपाल से अपेक्षित है कि वे अपने कर्तव्यों को विवेकानुसार कार्य करें। मित्रों ऐसा करा है कि जहाँ पे राज्यपाल को विवेकाधीन शक्ति है ना, उन मामलों को छोड़ करके बात की जाएगी कि वहाँ जो है उसको सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होगी। यानी जहाँ पे उसके पास विवेकाधीन शक्ति है वहाँ तो खुद का निर्णय लेगा। वहाँ पर यानी वहाँ पर अगर मान लीजिए अगर मंत्रिपरिषद को सलाह भी देती है ना, तो वो उसको जरूरी नहीं कि उसको माने ही, यानी उसके पास विवेकाधीन शक्ति है, वहाँ पे अपने दिमाग का प्रयोग करके वो निर्णय लेगा। तो वही बात करेगी, उन बातों को छोड़कर राज्यपाल को अपने कर्तव्यों का प्रयोग करने में सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रधान मुख्यमंत्री होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्या कह रहा है, यदि कोई प्रश्न उठता है कि कोई विषय ऐसा है या नहीं जिसके संबंध में संविधान द्वारा या इसके अधीन राज्यपाल से अपेक्षित है कि वह अपने विवेक अनुसार कार्य करे, तो राज्यपाल का अपने विवेक अनुसार किया गया निश्चय अंतिम होगा और राज्यपाल के द्वारा की गई किसी बात की विधा मान्यता की इस आधार पर प्रश्नगत नहीं की जाएगी कि उसे अपने विवेकानुसार कार्य करना चाहिए था या नहीं। यानी मित्रों अगर मान लीजिए कोई बात उठती है ना कि राज्यपाल के पास विवेकाधीन शक्ति थी और उसने जो है मान लीजिए कोई निर्णय लिया, यानी एग्जाम्पल से आप समझिए, मान लो कि राज्य में त्रिशंकु विधानसभा की स्थिति बन गई, यानी किसी बहुमत यानी किसी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला और मित्रों और अन्य दलों ने भी सरकार बनाने से इनकार कर दिया। अब उस परिस्थिति में राज्यपाल के पास ये विवेकाधीन शक्ति है क्या कि वह जिस भी दल को चाहे वह उस दल को सरकार बनाने के लिए कह सकता है। अब मित्रों मान लो कि किसी दल को उसने सरकार बनाने के लिए कह दिया, ठीक है, और मान लीजिए उसने जो सरकार यानी उसने सरकार भी बन गई, तो फ्रेंड्स अब हम उसकी जांच यह नहीं कर सकते कि उसने उसी दल को सरकार बनाने के लिए क्यों कहा, किसी अन्य दल को क्यों कहा, यानी किसी अन्य दल को उसने क्यों नहीं कहा, उसी दल को उसने सरकार बनाने के लिए क्यों कहा, यानी हम इसकी जांच नहीं कर सकते क्योंकि मित्रों उसके पास विवेकाधीन शक्ति है। ठीक है, तो उसने विवेक अनुसार अपना काम किया है। नेक्स्ट कह रहा है, इस प्रश्न की किसी न्यायालय में जांच नहीं की जाएगी कि क्या मंत्रियों ने राज्यपाल को कोई सलाह दी और दी तो क्यों नहीं दी, यानी राज्यपाल को मंत्रियों ने कौन सी सलाह दी और सलाह क्यों नहीं दी, कैसी सलाह दी, तो इन सभी की जांच हम न्यायपालिका में नहीं कर सकते। क्लियर फ्रेंड्स। अब देखो नेक्स्ट क्या कर रहा है, अनुच्छेद 164 की हम बात करने जा रहे हैं कि मंत्रियों संबंधी उसके पास क्या उपबंध है। तो देखो क्या कहता है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाएगी और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल मुख्यमंत्री के परामर्श पर करेगा। यानी हमने पहले ही पिछले लेसन में इस बात की चर्चा कर ली थी कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है, और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भी राज्यपाल ही करते हैं, लेकिन परामर्श कौन देता है? मुख्यमंत्री देता है। ठीक है, तो नेक्स्ट देखो क्या कह रहा है कि छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश और उड़ीसा में अन्य कार्यों के अलावा जनजातियों के कल्याण हेतु एक प्रत्येक मंत्री होगा। यानी मित्रों मैंने जो है पहले भी आपसे इस बात की चर्चा की थी क्या कि जो हमारे छत्तीसगढ़ है, उड़ीसा, झारखंड और मध्य प्रदेश, ये 4 राज्य ऐसे हैं जहाँ पर एक अलग से हम जनजातीय कल्याण मंत्री की नियुक्ति करते हैं। और मैंने आपको इस बात की चर्चा भी की थी कि बिहार के लिए भी ये प्रावधान था पहले, लेकिन इस प्रावधान को हमने समाप्त कर दिया। ठीक है, और देखो नेक्स्ट क्या कह रहा है कि 94वें संविधान संशोधन अधिनियम
क्या 94वें संविधान संशोधन अधिनियम 2006 के माध्यम से बिहार राज्य को इस बाध्यता से मुक्त कर दिया। वही मित्रों, मैंने अभी अभी आपसे कहा कि बिहार के लिए भी प्रावधान था, यानी बिहार में भी हम जनजातीय कल्याण मंत्री की नियुक्ति करते थे, लेकिन हमने 94वें संविधान संशोधन अधिनियम 2006 के माध्यम से इस बाध्यता से बिहार को मुक्त कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्या कहता है, राज्यों में मुख्यमंत्री समेत मंत्रियों की अधिकतम संख्या विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी, किंतु राज्यों में मुख्यमंत्री समेत मंत्रियों की न्यूनतम संख्या 12 नहीं होगी, यानी 12 से कम नहीं होगी। इस प्रावधान को हमने 91वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के माध्यम से जोड़ा। यानी फ्रेंड्स क्या कह रहा है कि पहले क्या होता था, एग्जाम्पल से आप समझिए, पहले जो है राज्य में सरकारें क्या होती थी और केंद्र में भी, यानी जितनी भी, यानी वो क्या करते थे, अपनी मनमर्जी से किसी भी व्यक्ति को मंत्री बना देते थे। यानी एक मंत्री पद प्रतिष्ठा का पद है, तो जिस भी व्यक्ति को चाहते थे वो मंत्री बना देते थे, और यानी कम से कम आप इतना समझ लो कि 60 70 80 मंत्री हो जाते थे। ठीक है, तो फिर जो है संसद ने क्या किया इस पर बात पर, यानी इस बात पर संसद ने संज्ञान लिया। क्या संज्ञान लिया उसने, एक संविधान संशोधन अधिनियम 91वां लेकर के आई 2003 में, और उसने ये एक पाबंदी लगा दी किस पर, राज्य सरकारों पर और केंद्र सरकार पर, कि मुख्यमंत्री समेत जितने भी मंत्री होंगे ना, वो कितने होंगे, विधानसभा की कितनी सीटें हैं, ठीक है, विधानसभा में कितनी सीटें हैं उसका केवल 15% आप मंत्री बना सकते हो। ठीक है, लेकिन न्यूनतम आपको 12 मंत्री रखने ही होंगे। क्या 12 मंत्री तो आप रख सकते हो, यानी 12 से कम तो आप नहीं रख सकते, 12 तो आपको रखने ही पड़ेंगे, लेकिन जितनी विधानसभा की सीटें हैं उसकी 15% आप मंत्री बना सकते हो, 15% से ज़्यादा आप एक भी मंत्री नहीं बना सकते। और यही प्रावधान मित्रों हमारी केंद्र सरकार में भी लागू होता है। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ आया। नेक्स्ट देखो क्या कहता है कि राज्य विधानमंडल के किसी भी सदन का सदस्य यदि दल बदल के आधार पर सदस्यता के निर्णय करार दिया जाए तो ऐसा सदस्य मंत्री होने पर मंत्री पद के भी निर्णय होगा। इसे उपबंध को 91वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से जोड़ा। यानी मित्रों जो बात करते हैं ना हम किसकी, संविधान की 10वीं अनुसूची, जो दल बदल के आधार पर हम सदस्यों को अयोग्य ठहराते हैं, तो वही यहाँ पे करें कि मान लो हमने 10वीं अनुसूची के आधार पर, यानी दल बदल के आधार पर हमने जो किसी को अयोग्य ठहरा दिया, ठीक है, तो ये प्रावधान हमने कैसे जोड़ा था, ये प्रावधान भी हमने 91वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से ही जोड़ा। नेक्स्ट कहता है कि मंत्री राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेंगे। कई बार मैंने मित्रों आपको प्रसाद पर्यंत का मतलब समझाया है, आज मैं इसका मतलब आपको नहीं समझाऊंगा। मैं समझ रहा हूँ कि आपको इसका मतलब याद है कि मंत्री जो होते हैं वो राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं। ठीक है, पिछले ही लेक्चर में मैंने आपको इस बात की चर्चा की थी कि प्रसाद पर्यंत का मतलब क्या होता है। नेक्स्ट देखो क्या कहता है, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से राज्य विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होगी। यानी पिछले लेसन में मैंने आपको ये बात बताई थी, कहाँ, अनुच्छेद 75 में भी हम ये बात करते हैं कि जो केंद्रीय मंत्रिपरिषद है वो सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। और वही बात यहाँ पे 164 है संविधान का, वो बात निकल करके आ रही है कि जो राज्य की मंत्रिपरिषद होती है वो सामूहिक रूप से राज्य की विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। ठीक है, यानी राज्य की विधानसभा के प्रति उसकी जिम्मेदारी होती है कि वो कौन सा कानून बना रही है, किसी भी प्रकार का उसको अगर जवाब देना होगा तो विधानसभा में उसको जवाब देना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट कहता है कि राज्यपाल मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएगा। आई होप कि ये बात तो आपको पता ही होगी सभी को कि मंत्री को जब शपथ कौन दिलाते हैं, राज्यपाल दिलाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट कहता है एक मंत्री जो विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य नहीं है 6 माह के भीतर अनिवार्य रूप से किसी एक सदन का सदस्य बनना होगा। यानी मैंने बताया था कि अगर आप प्रधानमंत्री या राज्य के मुख्यमंत्री बनना चाहें तो आप बन सकते हैं बिना चुनाव लड़े, लेकिन 6 माह के अंदर अंदर आपको किसी भी सदन की सदस्यता लेनी पड़ेगी। ठीक है, वरना आप मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के पद पर नहीं रह सकेंगे। नेक्स्ट कहता है कि मंत्रियों का जो वेतन होता है उसको जो हम भत्ते देते हैं वो राज्य के विधानमंडल तय करता है। ठीक है, जहां हम केंद्रीय मंत्रियों का, यानी केंद्र सरकार में जो मंत्री होते थे उसका वेतन और भत्ता हम संसद के माध्यम से निर्धारित करते थे, तो वहीं यहाँ पे हम विधानमंडल के माध्यम से फिक्स कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्या कह रहा है, अब अनुच्छेद 166 की हम बात करने वाले हैं कि राज्य के राज्यपाल द्वारा कार्यवाही का संचालन, यानी राज्य का राज्यपाल जो होगा वो कार्यवाही का कैसे संचालन करेगा। तो क्या कह रहा है, सरकार की समस्त कार्यपालक कार्यवाहियों की अभिव्यक्ति राज्यपाल के नाम से की गई कार्यवाही के रूप में अभिव्यक्त होगी। यानी ये बात मैंने राज्यपाल के चैप्टर में भी आपको बताई थी और एक राष्ट्रपति के चैप्टर में भी मैंने आपको बताया था कि जितने भी संघ के समझौते होते हैं वो राष्ट्रपति के नाम पर किए जाते हैं और राज्य सरकार जो भी समझौता करती है वो राज्यपाल के नाम पर करती है। वही बात यहाँ पे कह रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखो मित्रों, अब हम चर्चा करने जा रहे हैं अनुच्छेद 167 की।
कि मुख्यमंत्री का आखिर कर्तव्य क्या क्या होता है, तो कह रहा है कि वह मंत्रिपरिषद द्वारा राज्य के प्रशासन से संबंधित मामलों में लिए गए सभी निर्णयों और विधायन के प्रस्तावों के बारे में राज्यपाल को सूचित करेगा। यानी पिछले ही लेक्चर में मैंने आपको बताया था मुख्यमंत्री के लेसन में भी कि अगर मान लो मुख्यमंत्री यानी राज्य का राज्यपाल चाहे तो वह किसी भी मामले को अपने पास मंगवा सकता है। यानी राज्य का राज्यपाल किसी भी मामले को अपने पास मंगवा सकता है। ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है राज्यपाल के द्वारा राज्य के प्रशासन से संबंधित मामलों अथवा विधायन प्रस्ताव के बारे में मांगे जाने पर सूचना प्रदान करे। ठीक है, कि राज्यपाल ने मान लीजिए किसी प्रकार की सूचना मांग ली तो मुख्यमंत्री को उस सूचना को देना पड़ेगा, वो मना नहीं कर सकता। नेक्स्ट देखो, अब हम चर्चा करने जा रहे हैं मंत्रियों की नियुक्ति के बारे में कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति मुख्यमंत्री के परामर्श पर राज्यपाल करता है। ठीक है। अब देखो क्या करा, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा में एक आदिवासी मंत्री भी होगा। यानी ये बातें हमने चर्चा कर ली। नेक्स्ट क्या कह रहा है, यदि उसी व्यक्ति को यानी सामान्यतः उसी व्यक्ति को बतौर मंत्री नियुक्त किया जाता है जो विधानसभा या विधान परिषद में किसी एक का सदस्य हो, लेकिन कोई व्यक्ति यदि विधानमंडल का सदस्य नहीं भी है तो भी हम उसको मंत्री बना सकते हैं, लेकिन 6 माह के अंदर उसको किसी भी सदन की सदस्यता लेनी पड़ेगी, चाहे निर्वाचन के माध्यम से या मनोनयन के माध्यम से, अन्यथा हम उसका पद समाप्त कर देंगे। यानी मैंने आपको ये बात पहले ही बता दी थी कि आप अगर चाहते हैं मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बनना तो आप बन सकते हैं बिना चुनाव लड़े, लेकिन आप 6 माह तक ही बने रह सकते हैं प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री। 6 माह के बाद तो आपको जो है किसी भी सदन की सदस्यता तो लेनी ही पड़ेगी, वरना आपका मंत्री पद यानी जो आपका प्रधानमंत्री पद है या मुख्यमंत्री पद है वो समाप्त हो जाएगा। क्लियर। अब देखो मित्रों, अब हम चर्चा करने जा रहे हैं मंत्रियों की शपथ के बारे में। यानी वही मित्रों मैंने बात की थी मुख्यमंत्री के चैप्टर में भी कि जो सामान्य शपथ लेते हैं ना, वही शपथ यहाँ पे भी आएगी कि मैं भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा, भारत की प्रभुता और एकता अखंडता बनाए रखूंगा, अपने दायित्वों का श्रद्धापूर्वक शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा और भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। यानी ये शपथ तो जो मित्रों एक सामान्य शपथ है, सभी लोग शपथ जब लेते हैं तो ये कथन बोलते ही हैं। नेक्स्ट क्या कहता है, मंत्रियों के वेतन और भत्तों को राज्य का विधानमंडल समय समय पर निर्धारित करता है। एक मंत्री राज्य विधानमंडल के सदस्यों को मिलने वाले वेतन के बराबर ही वेतन और भत्ता प्राप्त करता है। मित्रों अगर आपके दिमाग में कभी भी इस बात की कन्फ्यूजन है ना क्या कि लोकसभा का सदस्य है या राज्य विधानसभा का सदस्य है, ठीक है, तो उसको जितनी सुविधाएं और उसको जितना वेतन मिलता है, ठीक है, तो उससे ज़्यादा वेतन मिलता होगा किसको, मंत्री को या मंत्री को या मुख्यमंत्री को या प्रधानमंत्री को? ऐसा बिल्कुल नहीं है मित्रों। जो सुख सुविधाएं, ठीक है, जो सुख सुविधाएं एक लोकसभा के सदस्य को, एक विधानसभा के सदस्य को मिलती है, वही सुख सुविधाएं, वही वेतन और भत्ता जो है हमारे प्रधानमंत्री को और मुख्यमंत्री को मिलता है। ठीक है, तो ये कन्फ्यूजन आपका आज दूर हुआ। नेक्स्ट देखो मित्रों, मंत्रियों का उत्तरदायित्व क्या होता है, तो देखो क्या कराया, संसदीय व्यवस्था में सामूहिक उत्तरदायित्व का सरकार संसदीय व्यवस्था में सामूहिक उत्तरदायित्व सरकार का सिद्धांत का आधार है। अनुच्छेद 164 स्पष्ट करता है राज्य विधानसभा के प्रति मंत्रिपरिषद का सामूहिक उत्तरदायित्व होगा। इसका तात्पर्य है कि अपने सभी क्रियाकलापों कर्तव्यों के लिए विधानसभा के प्रति उनका संयुक्त उत्तरदायित्व होगा। वे टीम की तरह काम करेंगे। यानी मित्रों जो बात मैंने आपको बताई थी ना, कहाँ पे मैंने आपको ये बात बताई थी, अनुच्छेद 75 में भी, जब मैंने आपको केंद्रीय मंत्रिपरिषद का टॉपिक डिस्कस किया, प्रधानमंत्री का टॉपिक डिस्कस किया, तो वही बात आज यहाँ पे निकल करके आ रही है कि जो हमारे राज्य के जो मंत्री होते हैं ना, यानी राज्य मंत्रिपरिषद जो होती है वो विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। यानी किसी भी प्रकार का मान लीजिए वह किसी भी प्रकार का निर्णय ले रही है, किसी भी प्रकार का वो काम कर रही है, तो उसको जवाब देना पड़ेगा विधानसभा में। ठीक है, और कह रहा है कि यदि विधानसभा मंत्रिपरिषद के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पास कर देगी तो सभी मंत्रियों सहित विधान परिषद से आए मंत्रियों को त्यागपत्र देना पड़ेगा। ठीक है, तो इसके माध्यम से फिर वो अविश्वास प्रस्ताव अगर पास हो जाए तो फिर सरकार को त्यागपत्र देना पड़ता है, यानी सरकार गिर जाती है। ठीक है, और मित्रों अविश्वास प्रस्ताव के बारे में मैंने आपको डिटेल से बता दिया था संसद के टॉपिक में, क्या कि एक संक्षेप में मैं आपको यहाँ पे चर्चा कर रहा हूँ दोबारा से कि अविश्वास प्रस्ताव हम लेकर के आते हैं तो हम केवल और केवल लोकसभा में और विधानसभा में लेकर के आ सकते हैं, और 50 सदस्यों का हमें हस्ताक्षर करना पड़ता है उस प्रस्ताव पर, तब जाकर के हम अविश्वास प्रस्ताव लेकर के आते हैं। और अगर मान लो अविश्वास प्रस्ताव पास हो जाता है तो जो भी सरकार है, चाहे विधानसभा हो यानी चाहे राज्य की सरकार हो या केंद्र की सरकार, उसको समाप्त होना पड़ता है, यानी वह सरकार समाप्त हो जाती है, वह सरकार गिर जाती है। ठीक है, तो ये मैंने आपसे आज फिर से चर्चा की। अब देखो मित्रों, हमने सामूहिक उत्तरदायित्व की तो बात कर ली, लेकिन व्यक्तिगत उत्तरदायित्व भी उनका होता है। क्या होता है, देखो क्या कह रहा है कि अनुच्छेद 164 में
व्यक्तिगत उत्तरदायित्व के सिद्धांत को भी दर्शाया गया है। इसमें बताया गया कि मंत्री राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं, अर्थात राज्यपाल किसी मंत्री को तब भी किसी समय हटा सकता है जब विधानसभा विश्वास में हो, लेकिन मुख्यमंत्री की सलाह पर ही। यानी मित्रों वही बात, प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं मंत्री और राज्यपाल जब चाहेगा उसको हटा देगा, लेकिन जब तक विधानसभा में उस सरकार को बहुमत प्राप्त है तब तक वह किसी भी व्यक्ति को नहीं हटा सकता। लेकिन एक परिस्थिति में हटा सकता है, कब? जब मान लीजिए मुख्यमंत्री ने जो है राज्यपाल से ये कह दिया कि आप जो है इस मंत्री को हटा दीजिए, तब तो मित्रों वो जो हमारे राज्यपाल हैं बहुमत प्राप्त होते वो भी उस मंत्री को हटा सकते हैं। ठीक है। मतभेद होने पर मंत्री के क्रियाकलापों में संतुष्ट न होने के मामले में मुख्यमंत्री उस मंत्री से त्यागपत्र मांग सकता है और राज्यपाल को बर्खास्त करने के लिए भी कह सकता है। ये बात मैंने आपको समझा दी। ठीक है। नेक्स्ट मित्रों, अब मंत्रिपरिषद के गठन की हम कुछ चर्चा कर लें कि मंत्रिपरिषद का जो गठन कैसे होता है। यानी मैंने आपको संसद के टॉपिक में भी बताया था इस बात को, यानी कि जो हायरार्की हमने बना रखी है कौन सी, कि कैबिनेट मंत्री, ठीक है, उसके बाद फिर हम जो है मंत्रियों की बात करते हैं, फिर हम जो है स्वतंत्र प्रभार लेकर के आते हैं। वही बात यहाँ पे आज फिर से आएगी। क्या देखो क्या कह रहा है, कैबिनेट मंत्रियों के लिए राज्य सरकार के महत्वपूर्ण विभाग होते हैं, जैसे गृह, रक्षा, वित्त, विदेश। यानी जो हमने बात की थी ना, कहाँ पे, गृह, रक्षा और वित्त विदेश की हमने बात की थी संसद में, यानी केंद्र की सरकार के समक्ष हमने बात की थी कि केंद्रीय जो कैबिनेट मंत्री होते हैं उसके पास मुख्यमंत्री, यानी मुख्यमंत्री पद होते हैं उनके पास, कौन कौन से, जैसे गृह मंत्री हो गया, शिक्षा मंत्री हो गया, ठीक है, विदेश मंत्री हो गया, वित्त मंत्री हो गया। तो ये सभी जो मंत्री थे वहाँ पे मैंने बताया था कि ये सभी मंत्री कैबिनेट मंत्री कहलाते हैं। वही बात आज यहाँ पे कह रहे हैं कि राज्य में जो भी मान लो गृह मंत्री है, वित्त मंत्री है, कृषि मंत्री है, शिक्षा मंत्री है, तो वो कैबिनेट मंत्री होते हैं। यानी वे सभी कैबिनेट के सदस्य होते हैं और उसकी बैठक में भाग लेकर नीति निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। यानी जो भी निर्णय लिया जाएगा वो कैबिनेट लेती है। ये बातें मैंने आपको वहाँ भी बताई थी संसद के टॉपिक में। नेक्स्ट देखो क्या करा है, राज्य मंत्रियों को या तो स्वतंत्र प्रभार दिया जा सकता है या उन्हें कैबिनेट के साथ संबद्ध किया जा सकता है। यद्यपि वे कैबिनेट के सदस्य नहीं होते, नई कैबिनेट की बैठक में भाग लेते हैं, लेकिन फिर भी विशेष तौर पर उनको अगर मान लीजिए कैबिनेट में बुलाया जाए तो वे शामिल हो सकते हैं। ठीक है। और उसके बाद हमने बात की थी वहाँ मैंने, यानी जो हायरार्की हमने बताई थी ना मंत्रियों की, कि कैबिनेट मंत्री, उसके बाद हम बात करते हैं स्वतंत्र प्रभार यानी राज्य मंत्री, और फिर हम बात करते हैं उप मंत्री, फिर हमने संसदीय सचिव की बात की थी। तो वही मित्रों यहाँ पे भी प्रावधान आ रहा है कि कैबिनेट मंत्री की पहले हमने बात कर ली, फिर हमने स्वतंत्र प्रभार की बात कर ली, अब हम उप मंत्री की बात कर रहे हैं कि जो उप मंत्री होता है उसे हम स्वतंत्र प्रभार नहीं देते, लेकिन कैबिनेट मंत्री के साथ ही मिलकर के वो काम करता है, यानी उसको सहयोग करता है वो। ठीक है। नेक्स्ट देखो क्या करा है, कैबिनेट की बात कर लेते हैं हम, कैबिनेट आखिर होती क्या है। यानी मित्रों डिटेल से मैंने अलग से लेक्चर लिया है कैबिनेट के बारे में, और संसद के टॉपिक में तो मैंने आपको समझाया ही है। आप उन लेक्चर्स को जरूर सुनिए मित्रों। मैं बार बार कह रहा हूँ, कहीं भी आपको अगर किसी भी प्रकार का कन्फ्यूजन होता है ना, तो आपका वो कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। आप एक बार जाकर के देखिए तो सही, मेरे कहने पर आप एक बार जाकर के देखिए तो सही। ठीक है। तो कैबिनेट की हम चर्चा करने वाले हैं कि मंत्रिपरिषद का एक छोटा सा प्रमुख भाग कैबिनेट या मंत्रिमंडल कहलाता है। इसमें केवल कैबिनेट मंत्री शामिल होते हैं। ठीक है। वही बात मैंने की कि जो मुख्यमंत्री होते हैं, यानी मेन मंत्रियों की मैं बात कर रहा हूँ, मुख्यमंत्री चीफ मिनिस्टर की बात नहीं कर रहा हूँ मित्रों। आप गौर से सुनिए, मुख्यमंत्री का मतलब मुख्यमंत्री नहीं है, यानी प्रमुख मंत्री की मैं बात कर रहा हूँ, यानी मेन जो मंत्री हैं उसकी मैं बात कर रहा हूँ कि जो जिन मंत्रियों के पास हम मेन जो है उनको मंत्रालय दे देते हैं, तो उसको हम कहते हैं कैबिनेट मंत्री, जैसे गृह मंत्री, वित्त मंत्री। ठीक है। अब देखो क्या कह रहा है कि जो हमारी कैबिनेट है तो उसके बारे में बता रहा है, राज्य सरकार में यही वास्तविक कार्यकारिणी का केंद्र होता है और केंद्र सरकार में भी यही होता है कैबिनेट ही। तो उसकी क्या भूमिका, उस यानी वो काम क्या क्या करती है, तो उसके बारे में हमसे बता रहा है। क्या बता रहा है देखो मित्रों, कह रहा है कि ये राज्य की राजनीतिक प्रशासनिक व्यवस्था में सर्वोच्च नीति निर्धारक कार्यकारिणी है। बिल्कुल सही है कि राजनीति से संबंधित हो या प्रशासन से संबंधित किसी भी प्रकार का निर्णय लेना है तो कैबिनेट ही लेती है। बाद में तो यानी बाद में जाकर के मंत्रिपरिषद को उस निर्णय के बारे में बताया जाता है, निर्णय तो पहले ही ले लिया जाता है कैबिनेट के माध्यम से। नेक्स्ट देखो, ये राज्य सरकार की मुख्य नीति निर्धारक अंग है। ठीक है। ये राज्य सरकार के मुख्य कार्यकारी अधिकारी की तरह है। यह राज्य सरकार की प्रशासनिक व्यवस्था में मुख्य समन्वयक होती है, राज्यपाल की सलाहकार है, मुख्य आपात प्रबंधक होती है और आपात स्थितियों को संभालती है। ठीक है। यानी मित्रों वही बातें जो मैंने आपको केंद्रीय कैबिनेट के समक्ष बताई थी संसद के टॉपिक में, तो वही बातें आज निकल करके आ रही है।
और यह सभी प्रमुख वैधानिक और वित्तीय मामलों को देखता है और उच्च नियुक्तियां करता है, जैसे संवैधानिक प्राधिकारी और वरिष्ठ प्रशासनिक सचिवों की। ठीक है, तो ये मित्रों हमने चर्चा की कैबिनेट के बारे में। कुछ यहाँ पे चर्चा की जा रही है कैबिनेट समितियों के बारे में भी, कि कुछ कैबिनेट समितियाँ भी हम बनाते हैं। तो ये दो प्रकार की होती है, कौन सी, मैंने वहाँ भी चर्चा की थी कैबिनेट समितियों के बारे में, यानी कैबिनेट कमेटी के बारे में मैंने आपसे चर्चा की थी वहाँ भी। तो वही बात यहाँ पे निकल करके आ रही है कि दो तरह की होती है, एक तो स्थायी होती है और एक अस्थायी। यानी स्थायी ऐसी होती है कि हमेशा वो बनी रहती है, और अस्थायी ऐसी होती है कि हमने किसी विशेष प्रयोजन को पूर्ण करने के लिए उसको जो हमने गठित किया और वो उद्देश्य हमारा पूरा हुआ तो हमने उस अस्थायी समिति को समाप्त कर दिया। ठीक है, परिस्थितियों और आवश्यकता अनुसार इन्हें मुख्यमंत्री गठित करता है। इनकी संख्या, संरचना आदि समय समय पर अलग होते हैं। ये केवल मुद्दों का समाधान, यानी ये केवल मुद्दों का ही समाधान नहीं करती, वरन कैबिनेट के सामने सुझाव भी रखती है, निर्णय भी लेती है। हालांकि कैबिनेट उनके फैसले की समीक्षा कर सकती है, यानी उनको सुझाव भी देती है सरकार को कैबिनेट, यानी कैबिनेट है उसको सुझाव भी देती है कैबिनेट कमेटी। ठीक है, तो एक प्रकार से उसकी सलाहकारी भूमिका है। कैबिनेट जो है वो माने या ना भी माने उस समिति की सिफारिशों को। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये फ्रेंड्स हमारा आज राज्य मंत्रिपरिषद के बारे में लेक्चर था, वो कंप्लीट हुआ। ठीक है, आई होप कि आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। और मित्रों, अपनी प्रतिक्रिया आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा कितना आपको समझ आया। और फ्रेंड्स, मेरे जितने भी लेक्चर मैंने अभी तक यूट्यूब पर डाले हैं, आप उन सभी को सुनिए मित्रों। बार बार मैं कह रहा हूँ, बार बार मैं दोहरा रहा हूँ, जितना आप सुनोगे उतना ज़्यादा याद होगा, उतना ज़्यादा लंबे समय तक आपके दिमाग में चीज़ें फिट होगी। ठीक है, तो फ्रेंड्स हमने चर्चा की आज राज्य मंत्रिपरिषद के बारे में। ठीक है, हमने राज्यपाल का टॉपिक कंप्लीट किया, मुख्यमंत्री कंप्लीट किया, राज्य मंत्रिपरिषद भी कंप्लीट किया। ठीक है, तो ये हमने 3 टॉपिक कंप्लीट कर लिए। ठीक है, तो फ्रेंड्स अब हम जो है, यानी मैं आपके समक्ष लेकर के आ रहा हूँ करीब 20 क्वेश्चन। ठीक है, इन तीनों टॉपिक से संबंधित। जैसे हम पहले क्वेश्चन करते आए हैं वैसे ही क्वेश्चन आपके समक्ष लेकर के आ रहा हूँ, और बिल्कुल हाई लेवल के क्वेश्चन होंगे। ठीक है, तो बिल्कुल मित्रों आप उस जो हमारा लेक्चर आएगा अगला, उसको आप बिल्कुल स्किप मत करना, और अच्छी तरह से आप इन सभी लेक्चर्स को सुन लीजिए, तैयार कर लीजिए। मैं आशा करता हूँ कि सभी क्वेश्चन का, सभी जितने भी व्यूअर्स इस वीडियो को देख रहे हैं, सभी व्यूअर्स इसे, यानी मेरे क्वेश्चन जो आएंगे उसका सही से आप उनका आंसर दें, सभी क्वेश्चन आप सही करें। ठीक है, तो ये मेरी आशा है, और आई होप कि आप सभी का जो है उत्तर सही देंगे। ठीक है, तो फ्रेंड्स अब हम मिलेंगे अगले लेक्चर में क्वेश्चंस के साथ। तो तब तक के लिए हैव ए नाइस डे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।